इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटकर देखें तो एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया अंधकार और अज्ञानता में जी रही थी। उस समय भारत के सीने पर ज्ञान का एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह था नालंदा विश्वविद्यालय। आज जब हम किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का नाम आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन पश्चिमी देशों में लोग ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब हमारे बिहार की धरती पर दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय और आवासीय यूनिवर्सिटी शान से खड़ी थी। नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी। यह वह जगह थी जहां धर्म, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और तर्क शास्त्र की नदियां एक साथ बहती थीं। इस विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था कि आज के आधुनिक ड्रोन कैमरे भी एक बार में इसे पूरा नहीं कैप्चर कर सकते। अगर आप इसके वास्तुशिल्प को समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज खुदाई में इसका केवल 10 से 15% हिस्सा ही बाहर आ पाया है, लेकिन उसी में इसकी महानता की झलक दिख जाती है। यहाँ का ढांचा बेहद वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। पूरे कैंपस को अलग अलग ब्लॉक्स या कंपाउंड्स में बांटा गया था। हर ब्लॉक एक खास विषय के लिए समर्पित था। अगर किसी छात्र को चिकित्सा की पढ़ाई करनी है तो उसका ब्लॉक अलग, अगर इतिहास पढ़ना है तो उसका ब्लॉक अलग। आज के समय में जैसे हॉस्टल होते हैं वैसे ही वहाँ छात्रों के रहने की बेहतरीन व्यवस्था थी। कमरों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि प्राकृतिक रोशनी और हवा हमेशा बनी रहे। कुछ बड़े कमरे थे जहाँ 30 से 35 छात्र एक साथ रह सकते थे, तो कुछ सिंगल सीटर कमरे भी थे जो विशेष ध्यान और अध्ययन के लिए बने थे। सुरक्षा और अनुशासन का स्तर यह था कि हर हॉस्टल ब्लॉक का एक मुख्य द्वार होता था और अंदर पानी की सुविधा के लिए हर प्रांगण में अपना एक अलग कुआं होता था। छात्रों को पानी पीने के बहाने बाहर भटकने की इजाजत नहीं थी। हर ब्लॉक में एक ऊंचा चबूतरा या सिंहासन नुमा जगह होती थी जहाँ से आचार्य बैठकर शिक्षा देते थे और छात्र नीचे जमीन पर पूरी श्रद्धा के साथ बैठकर ज्ञान ग्रहण करते थे। जो छात्र सीनियर होते थे या जो ध्यान में गहरे उतरना चाहते थे, उनके लिए अलग से छोटी गुफाओं जैसी संरचनाएं बनी थीं। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह दुनिया की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके द्वारपाल भी प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और तुर्की से जो छात्र मीलों का सफर तय करके यहाँ आते थे, उन्हें सबसे पहले मुख्य द्वार पर द्वारपाल के कड़े सवालों का सामना करना पड़ता था। 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही इस मौखिक परीक्षा को पास कर पाते थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहाँ शिक्षा, रहना और खाना बिल्कुल मुफ्त था। उस दौर में इस विश्वविद्यालय को चलाने का खर्च आसपास के 200 से 250 गांवों से आने वाले राजस्व से चलता था। गांव वाले अपनी खुशी से अनाज, घी और पैसे यूनिवर्सिटी के कुलपति को देते थे। यहाँ दिन में 2 बार शुद्ध भोजन बनता था और रसोई की व्यवस्था इतनी विशाल थी कि कई हजार लोगों का खाना एक साथ तैयार होता था। नालंदा का हृदय उसका पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह कोई एक कमरा नहीं था बल्कि 3 गगनचुंबी इमारतें थीं, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें से कुछ इमारतें 9 मंजिला तक ऊंची थीं और इनमें 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ग्रंथ रखे हुए थे। यह वह ज्ञान था जिसे हमारे ऋषियों, मुनियों और वैज्ञानिकों ने सदियों की तपस्या से सहेजा था। नालंदा अपनी पूरी भव्यता के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा था। यहाँ के आचार्य राहुल श्रीभद्र और आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों ने वह ज्ञान रचा जो आज के आधुनिक विज्ञान का आधार है। लेकिन वक्त का पहिया घूमने वाला था। भारत की इस पवित्र धरती पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसे ज्ञान से नहीं बल्कि खून और आग से प्यार था। एक ऐसा शख्स भारत की तरफ कदम बढ़ा चुका था जो इतिहास के पन्नों में क्रूरता का दूसरा नाम बनने वाला था। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। साल 1193 ईस्वी का वह दौर जब भारत की हवाओं में बारूद और खून की गंध घुलने लगी थी। यह कहानी उसी काले अध्याय की है जब भारत की धरती पर एक ऐसे खूंखार इंसान ने कदम रखा जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। अफगानिस्तान के एक कबीले से आया यह शख्स दिल्ली सल्तनत में अपनी धाक जमाना चाहता था। उसे सत्ता की भूख थी, लेकिन दिल्ली में उसे वह रुतबा और ओहदा नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। हताश और बौखलाए हुए खिलजी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अवध और बिहार के छोटे और शांतिपूर्ण इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहाँ भी उसके घोड़ों के टाप पड़ते वहाँ मौत और तबाही का मंजर छा जाता। लेकिन कुदरत का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सिकंदरों को घुटनों पर ला देता है। सत्ता के नशे में चूर और लाशों के ढेर पर अपना तख्त बिछाने वाले इस बख्तियार खिलजी को एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक बीमारी ने जकड़ लिया कि उसका पूरा शरीर मानो अंदर ही अंदर गलने लगा। उसकी हालत दिन ब दिन इतनी बिगड़ती गई कि वह मौत के मुहाने पर पहुंच गया। उसके साथ आए अफगानिस्तान
और अरब के बड़े बड़े हकीमों ने अपनी सारी जीवन भर की विद्या लगा दी, दुनिया भर की जड़ी बूटियां पीस डाली, लेकिन खिलजी के शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मौत उसके करीब आ रही थी। तभी उसके दरबार में किसी मंत्री ने दबी जुबान में एक सलाह दी। उसने कहा कि पास ही में बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय नाम का एक ज्ञान का महासागर है। वहाँ के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र एक ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जिनके पास दुनिया की हर लाइलाज बीमारी का अचूक इलाज है। लेकिन खिलजी का अहंकार उसके मरते हुए शरीर से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। एक कट्टर विदेशी आक्रांता जो खुद को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ मानता था, यह कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसके इतने बड़े बड़े हकीम नाकाम हो गए और भारत का एक काफिर आचार्य उसे जीवन दान दे। यह उसके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी। फिर भी मरता क्या न करता। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र को अपने दरबार में बुलवाया। भारतीय संस्कृति की यह महानता रही है कि हमारे यहाँ गुरु और वैद्य कभी यह नहीं देखते कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। आचार्य जी जब खिलजी के सामने पहुँचे तो खिलजी ने अपनी कुटिल मानसिकता दिखाते हुए एक बेहद अजीब और घमंडी शर्त रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी जड़ी बूटी, काढ़ा या दवा नहीं खाऊंगा, ना ही तुम्हारी कोई दवा पीऊंगा। अगर तुम सच में इतने बड़े ज्ञानी हो तो मुझे बिना कोई दवा खिलाए पिलाए ठीक करके दिखाओ। यह शर्त किसी भी आम वैद्य के लिए असंभव थी। दवा के बिना इलाज कैसे हो सकता है? लेकिन आचार्य राहुल श्रीभद्र नालंदा की उस महान और उन्नत वैज्ञानिक परंपरा के वाहक थे जहां ज्ञान अपने चरम पर था। उन्होंने खिलजी की इस चुनौती को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा और जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में कुरान ए पाक की एक प्रति थी। आचार्य ने वह पवित्र ग्रंथ खिलजी को सौंपा और कहा, सुल्तान, आप रोज इस ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़ें। आपको बस इसे पढ़ना है, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी को यह बात मजाक लगी, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। वह रोज कुरान के पन्ने पलटता और पढ़ता और फिर वह हुआ जिसने पूरे दरबार को हैरत में डाल दिया। चमत्कारिक रूप से खिलजी की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह मौत के मुंह से बाहर आकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। खिलजी हैरान था। उसे लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन जब उसे इस जादू के पीछे का विज्ञान पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने अपार आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल किया था। आचार्य जानते थे कि पन्ने पलटते समय लोग अपनी उंगलियों पर थूक लगाते हैं, इसलिए उन्होंने कुरान के उन पन्नों के कोनों पर एक खास और अत्यंत प्रभावशाली अदृश्य औषधीय लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों को जीभ से लगाता, वह दवा उसके थूक के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। दवा ने अपना काम कर दिया था और उसकी जान बच गई थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान की जान कोई ऐसे बचाए तो वह क्या करेगा? वह जिंदगी भर उस वैद्य का एहसानमंद रहेगा। लेकिन खिलजी कोई आम इंसान नहीं था, वह एक असुरक्षित और क्रूर आक्रांता था। इस सच्चाई ने उसे कृतज्ञ बनाने के बजाय एक भयंकर हीन भावना और ईर्ष्या की आग में झोंक दिया। उसका अहंकार इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि इन भारतीयों के पास उसके हकीमों से कहीं अधिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और श्रेष्ठ ज्ञान है। खिलजी समझ गया कि वह तलवार के दम पर जमीनों को तो जीत सकता है, लेकिन जब तक यहाँ के लोगों के पास ऐसा अकल्पनीय ज्ञान है, तब तक वह कभी भी मानसिक रूप से इन पर शासन नहीं कर पाएगा। दुनिया के हर क्रूर शासक का एक ही सिद्धांत रहा है, अगर तुम किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसे नष्ट कर दो। इसी घटिया और खौफनाक सोच ने खिलजी के दिमाग में एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने भारत के सीने में ऐसा खंजर घोंपा जिसका दर्द आज सदियों बाद भी महसूस होता है। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक आचार्य को नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था, उस पूरी जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा जहाँ से यह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वह ज्ञान की उस गंगोत्री को खून से लाल करने के लिए निकल पड़ा। बख्तियार खिलजी के अंदर सुलग रही हीन भावना और ईर्ष्या की आग अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। वह यह बात अच्छी तरह समझ गया था कि भारत की असली ताकत उसके राजाओं की तलवारों में नहीं, बल्कि उसके ऋषियों, मुनियों और आचार्यों के मस्तिष्कों में बसती है। जब तक नालंदा जैसी जगहें आबाद हैं, तब तक वह और उसके जैसे आक्रांता कभी भी भारतीयों के मनों पर राज्य नहीं कर पाएंगे। एक असुरक्षित शासक जब अपनी बौद्धिक हार मान लेता है तो वह सबसे पहले उस समाज की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारता है, और खिलजी ने भी यही खौफनाक रास्ता चुना। साल 1193 ईस्वी का वह काला दिन जब खिलजी की बर्बर सेना ने नालंदा के उस शांत, पवित्र और निहत्थे परिसर पर धावा बोल दिया। यह कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि सामने लड़ने वाले कोई सैनिक नहीं थे। वहाँ सिर्फ ध्यान मग्न बौद्ध भिक्षु, वेद पढ़ते ब्राह्मण और चिकित्सा से लेकर खगोल शास्त्र तक की गुत्थियां सुलझा रहे निहत्थे छात्र थे। जो हाथ केवल कलम पकड़ना जानते थे, उन्हें खिलजी की सेना ने बेरहमी से काट डाला। हजारों आचार्यों और छात्रों का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। पूरे नालंदा परिसर की फर्श, जो कभी ज्ञान की चर्चाओं से गूंजती थी, अब बेगुनाह विद्वानों के खून से लाल हो चुकी थी। इन
इंसानों को मारने के बाद खिलजी का शैतानी दिमाग अपनी असली मंजिल की तरफ मुड़ा, धर्मगंज। उसने आदेश दिया कि इस पूरे पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया जाए। 3 विशाल इमारतों में रखी 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों में आग लगा दी गई। ये आग कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 से 6 महीने तक सुलगती रही। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि आग को बुझने में 6 महीने कैसे लग गए। क्या किताबें इतने लंबे समय तक जल सकती हैं? इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि उस जमाने में आज के जैसे पतले कागज नहीं होते थे। हमारे पूर्वज अपना ज्ञान पेड़ की मोटी छालों, भोजपत्रों और ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। जब इतनी भारी मात्रा में मोटी लकड़ियों और छालों का अंबार जलता है तो वह राख बनने में महीनों का समय लेता है। आसमान काले धुएं से भर गया था और उस धुएं के साथ उड़ रहा था भारत का हजारों सालों का विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और दर्शन शास्त्र। यह कोई साधारण आगजनी नहीं थी। आधुनिक इतिहासकार इसे सांस्कृतिक नरसंहार कहते हैं। किसी भी देश को अगर हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी याददाश्त मिटा दो, उसका इतिहास जला दो। जब एक समाज अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाता है तो वह खुद को हीन समझने लगता है और हमलावर की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मानसिक रूप से उसका गुलाम बन जाता है। किताबों को जलाने की यह कुत्सित रणनीति दुनिया के हर क्रूर शासक ने अपनाई है। अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि खिलजी अकेला ऐसा पागल नहीं था। जब मंगोलों ने पर्शिया पर हमला किया था तो उन्होंने 1258 ईस्वी में बगदाद के मशहूर हाउस ऑफ विजडम को भी इसी तरह तबाह कर दिया था। उस समय बगदाद इस्लामिक स्वर्ण युग का केंद्र था। मंगोलों ने वहाँ की सारी किताबें टिग्रिस नदी में फेंक दी थीं। कहा जाता है कि किताबों की स्याही से नदी का पानी काला हो गया था और विद्वानों के खून से नदी का पानी लाल हो गया था। सोचिए, अगर आज वह ज्ञान बचा होता तो आज इराक और ईरान कितने विकसित देश होते। बिल्कुल इसी तरह 20वीं सदी में हिटलर के नाजी जर्मनी ने भी अपनी विरोधी विचारधाराओं को कुचलने के लिए सरेआम सड़कों पर किताबों की होली जलाई थी। कुछ लोग आज भी नालंदा के जलने की घटना को एक कोरी कल्पना या मिथक साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। 1260 ईस्वी में छपी एक फारसी किताब तबाकत ए नासिरी, जिसे एक मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने लिखा था, इस पूरी बर्बरता की गवाही देती है। सिराज ने अपनी किताब में बड़े गर्व से लिखा है कि कैसे खिलजी ने कालेजों के शहर को नेस्तनाबूद कर दिया और वहाँ के सभी ब्राह्मणों और भिक्षुओं के सिर मुंडवाकर उनका कत्लेआम कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा की ईंटों को तोड़ा और हमारी किताबों को जलाया। यह हमारे शरीर पर किया गया एक बाहरी घाव था जो भले ही गहरा था, लेकिन फिर भी हम उससे उबर सकते थे। लेकिन भारत के ज्ञान पर सबसे खतरनाक और मीठा जहर अब भी आना बाकी था। एक ऐसा हमला जो हथियारों से नहीं बल्कि एक सिस्टम से होने वाला था। एक ऐसा शख्स जो सूट बूट पहनकर आने वाला था और हमारे दिमागों को हमेशा के लिए गुलाम बनाने वाला था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा की ईंटों को तोड़ा और हमारी 90 लाख किताबों की चिता जलाई। यह हमारे शरीर पर किया गया एक बाहरी और बेहद क्रूर घाव था जिसका दर्द सदियों तक रहा। खिलजी जैसे कई और आक्रांता आए जिन्होंने तलवारों के दम पर मंदिरों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को मटियामेट किया, लेकिन फिर भी भारत की आत्मा पूरी तरह से नहीं मरी थी। गांवों और कस्बों में फैले हजारों गुरुकुल और स्थानीय पाठशालाएं उस राख के ढेर में भी हमारी संस्कृति और वेदों की जड़ों को सींच रहे थे। लेकिन फिर द्वार बदला और भारत की धरती पर 19वीं सदी में एक नया दुश्मन आया। यह दुश्मन पहले वालों की तरह खून से सनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर नहीं आया था। यह दुश्मन सूट बूट पहने, चेहरे पर एक सभ्य मुस्कान लिए और हाथों में कानून की किताबें लेकर जहाजों से उतरा था। ये थे अंग्रेज और इनका सबसे खतरनाक, चालाक और बौद्धिक हत्यारा था लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले। अंग्रेज यह बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि हथियारों और तोपों के दम पर इतने विशाल, विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश पर हमेशा के लिए राज्य नहीं किया जा सकता। उन्हें यह भी पता था कि जब तक एक भारतीय को अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन विज्ञान, अपने साहित्य और अपनी मिट्टी पर गर्व रहेगा, तब तक उसे सच्चा गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एक गुलाम शरीर से कहीं ज्यादा खतरनाक एक आजाद और सोचता हुआ दिमाग होता है। इसीलिए मैकाले ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसने हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी। मैकाले ने एक बेहद चालाक और विशैली नीति पेश की जिसे इतिहास में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। इस नीति का सीधा सा मतलब था, पूरे भारत को शिक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस भारत के एक छोटे, अमीर और उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दो। मैकाले का विजन बिल्कुल स्पष्ट और खौफनाक था। उसने कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार
करना है जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से पूरी तरह अंग्रेज हो। अंग्रेजों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमारे गुरुकुलों को मिलने वाले फंड और दान को अवैध घोषित कर दिया। संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय भाषाओं को जानबूझकर पिछड़ापन का प्रतीक बना दिया गया और अंग्रेजी को बुद्धिमानी और स्टेटस का पैमाना घोषित कर दिया गया। एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, कोर्ट कचहरी में न्याय चाहिए या समाज में इज्जत चाहिए तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। धीरे धीरे लेकिन बहुत ही गहराई से भारतीयों के दिमाग में यह हीन भावना का जहर घोल दिया गया कि उनका अपना साहित्य, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित और दर्शन सब बेकार और पुराना है। उन्हें यह विश्वास दिला दिया गया कि जो कुछ भी पश्चिम से आ रहा है वही असली विज्ञान और वही आधुनिकता है। साल 1836 के आसपास लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को लिखे एक पत्र में बड़े ही घमंड के साथ इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारी शिक्षा नीति इसी तरह लागू रही तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 सालों में बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी सच्चा मूर्ति पूजक या अपनी संस्कृति से जुड़ा इंसान नहीं बचेगा। जरा सोचिए